नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले और आप देखना शुरू कर चुके हैं द प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट बर्थडे सेलिब्रिटी स्पेशल। बर्थडे सेलिब्रिटी स्पेशल के आज के गेस्ट हैं ज्ञानेंद्र पुरोहित जी। ज्ञानेंद्र जी आज 46वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। ज्ञानेंद्र जी, आपका बहुत ढेर सारा स्वागत है हमारे द प्राइम टॉक के स्पेशल सेगमेंट बर्थडे सेलिब्रिटी स्पेशल में। कितना खुशी का दिन होता है, खासतौर से जन्मदिन का दिन। किस तरह सुबह की शुरुआत हुई है, थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। देखिए, सुबह की शुरुआत इस बार एक ईश्वर को हम धन्यवाद दे रहे हैं कि गीता हमारे साथ में है। बिल्कुल, बहुत बड़ा अचीवमेंट्स कहा जाएगा क्योंकि आपकी काफ़ी बड़ी मेहनत रही है पिछले 3 सालों में। कहा जाए तो एक सबसे बड़ा सेगमेंट जो है, आप पाकिस्तान से गीता को लाए जो अपने माता पिता को ढूंढना चाहती है, और एक बार फिर वो मूल तत्व के हाथों में गीता है, यूँ कहे। जी अगर बात करें हम जी, कंटिन्यू कीजिए। जी, तो गीता हमारे साथ है और हम लोग कर्मशील हैं। कोई भी कार्य, जन्मदिन का अर्थ मैं यही समझता हूँ कि आप अपने जीवन को सार्थक करें, लोगों के कल्याण के लिए लगाएं। और गीता एक ऐसा असाइनमेंट है जिसको लेके पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी बातें चली हैं। और मुझे इस बार ईश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ कि मेरे जो ये 46वां बर्थडे है उस पर मुझे ये असाइनमेंट मिला है। और हम इसी असाइनमेंट के साथ आगे वर्कआउट करेंगे। और जब ऐसे असाइनमेंट जब हम पूरे कर लेते हैं तभी हम समझते हैं कि एक अच्छा सेलिब्रेशन लाइफ का हो रहा है। बिल्कुल सही कहा ज्ञानेंद्र जी आपने। और मैं तो ये कहूँगा कि आपके नाम ढेरों उपलब्धियाँ है, खासतौर से डीफ एंड डम्फ जो बच्चे हैं हमारे, जो समाज का एक अभिन्न अंग है, उनके लिए आपने जितना काम किया है, मुझे लगता है आपको उनके लिए ईश्वर का भेजा हुआ कोई फरिश्ता कहा जाए तो भी कमी होगा। लेकिन आपके स्वयं के बाल्यकाल के बारे में हम जानना चाहेंगे। कहाँ आपका जन्म हुआ है और जन्म के साथ साथ आपको किसी परवरिश मिली है, पारिवारिक रूप से किस तरह संस्कार दिए गए हैं, किस तरह की सीख मिली है? मेरा जन्म विदिशा में हुआ है, जो मध्य प्रदेश में है, विदिशा ज़िले में। और मेरे भाई मूक बधिर थे, आनंद उनका नाम था। मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय बाबूलाल पुरोहित जी, जो इसी वर्ष उनका देहांत हुआ। मेरी माँ पुष्पा पुरोहित। तो बेसिकली मेरे परिवार में चूँकि मेरे भाई मूक बधिर थे और मूक बधिर होने के कारण से मेरा इस तरह के जो मूक बधिर लोग हैं उनसे काफ़ी अटैचमेंट रहा। मेरी बुआ दृष्टि दिव्यांग थी और मेरे मामा जी के 3 बच्चे हैं वो मेंटली चैलेंज है। तो संस्कार में कहें या माहौल में ऐसा मुझे मिला कि इन जो दिव्यांग हैं उनके लिए मुझे कार्य करना है। और लगातार इसी तरह से मेरे संस्कार, और मेरे पिताजी का जो एक हमेशा ये रहता था कि बेटा आप जो भी करो, यू शुड बी नोन बाय योर नेम। बिल्कुल सही कहा। मुझे मतलब इस बात का खुशी हो कि मैं आपका पिता हूँ, आप मेरे बेटे हो, ये तो अच्छी बात है, लेकिन आप अपनी पहचान बनाओ। तो ये उनकी हमेशा बात रहती थी, सत्य को हमेशा प्रमोट करते रहे। और वही संस्कारों को लेके आज मैं अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ। चलिए, आपका जो कार्य है सर, वो कहीं ना कहीं आपकी संवेदनशीलता का स्पष्ट परिचय है। आप बिल्कुल हर बात को हृदय से कहते हैं और हृदय की आवाज़ सुनते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं दिमाग की बात सुनने वाले और किसी क्षेत्र में देखे जाते इस तरह से मूक बधिर, दृष्टिहीन, निराश्रित, ऐसे लोगों के लिए कहीं ना कहीं ऐसे लोग काम नहीं कर पाते। लेकिन आप स्पेशल लोग होते हैं जो ईश्वर की कृपा ही कहेंगे कि समाज में आप जैसे लोग हैं। आपके द्वारा ढेर सारे काम किए गए, समय समय पर उनकी चर्चाएं होती रही है। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आपके कार्यों की काफ़ी सराहना हुई है, देश भर में हुई है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कुछ मामलों में आपकी बहुत सारे कामों की सराहना की गई। लेकिन आपकी शिक्षा की, शुरुआती शिक्षा की बात की जाए, उसके बाद में कॉलेज लाइफ की बात की जाए, किस तरह की रही, क्या सीख मिली आपको अपने गुरुजनों से? जी, मेरी मूलतः जो शिक्षा है वो विदिशा डिस्ट्रिक्ट में हुई है। और फिर मिडिल के बाद फिर भोपाल में मेरी पढ़ाई हुई। और पढ़ाई करते करते मैं हमेशा ऐसे दिव्यांग जन के लिए हमेशा कार्य करता रहा हूँ। और मेरे लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट था जब मेरे भाई की जो मूक बधिर थे, उनका नाम आनंद था, उनकी 97 में डेथ हो गई। उस साल मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था और मैं बड़ा दुखी था। उसी दौरान मुझे भाई ने सपना दिया कि मैं मरा नहीं हूँ, मैं ज़िंदा हूँ, और मेरे जैसे जितने भी मूक बधिर साथी हैं उन लोगों के बीच में आप मुझे देख सकते हो। बिल्कुल सही कहा। और वही कारण था कि मैंने आगे ग्रेजुएशन के बाद अपना समाज कार्य में ही
करियर बनाने का सोचा और इंदौर स्कूल ऑफ सोशल वर्क जो इंदौर में है यहाँ पर मैंने प्रवेश लिया और MSW किया, मास्टर ऑफ सोशल वर्क, और फिर साइन लैंग्वेज का ओरिएंटेशन कोर्स मैंने चेन्नई से किया। और तब से लगातार इस तरह से क्योंकि पढ़ाई भी मतलब आपको जो कार्य करना है उसमें तकनीकी रूप से प्रशिक्षित होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। और मेरे भाई जो चूँकि मूक बधिर थे और एक उनका बहुत सारे जो उन्होंने मुझे सपने में कहा तो वो सपने को साकार करना और जो बातें उनसे जुड़ी हुई बातें थी उस पर वर्क करना, यही मैंने सोचा और इसी तरह से मैंने करियर को आगे बढ़ाया। बड़ी खूबसूरत बात बताई आपने आज के युग में, खासतौर से कलयुग की बात की जाए तो जब साक्षात भाई भाई से चर्चा करता है और बड़ा भाई छोटे भाई से कुछ कहता है तो कई बार बड़े भाई की कहीं भी बात को छोटा भाई इग्नोर कर देता है, लेकिन आपके मामले में कहीं ना कहीं बहुत खास और एक कोट करने वाली बात है कि एक भाई जो कि चला गया है इस दुनिया से और वो सपने में आके कुछ कहता है और एक इशारा कर देता है कि मैं एक बिल्कुल जीवित हूँ और आपके बीच हूँ, उन मूक बधिरों के बीच में हूँ, इसलिए उनके लिए काम करो, मैं हमेशा साथ रहूँगा आपके। और आपने वो सीख को मान लिया, उस सपने को सच मान लिया और उसी में 2 दशक लगा दी। शुरुआती बात की जाए तो जिस तरह से आपने काम की शुरुआत की तो मुझे लगता है कि काम की शुरुआत बड़े क्राइसिस में हुई होगी, किस तरह आगे बढ़े, क्योंकि ये तो आज तो एक बड़ा वटवृक्ष के रूप में आपकी सोसाइटी दिखाई दे रही है। आनंद जी के नाम से आपने स्टार्ट की, यहाँ आपका कहीं नाम का कहीं रोल दिखाई नहीं देता, आप केवल एक्टिंग काम करते रहते। तो शुरुआत जो हुई है कहाँ से कैसे, एक शून्य से शुरुआत हुई है, यूँ कहे कि फर्श से शुरुआत हुई है, कैसी रही शुरुआत? ये जो सपना जो था मतलब भाई के कारण से जो मैंने सोचा, क्योंकि लगातार मुझे ऐसा लगता था कि वो मुझे, क्योंकि मूक बधिर थे तो छू कर बात करते थे, तो मुझे हर बार ऐसा फील होता था कि वो मुझे छू रहे हैं और इशारे से बता रहे हैं कि तुमको ये काम करना है। तो सबसे पहले यही था कि उनके नाम से संस्था चालू की जाए, तब हम ऐसे लोगों के लिए काम कर पाएंगे। उसके लिए मैंने एक USM संस्था है धर्म भारती, उनको यूनिसेफ का एक प्रोजेक्ट मिला, उसमें मैंने प्रोजेक्ट ऑफिसर के रूप में काम किया 1 साल तक, जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं। और उससे जो मुझे अर्निंग हुई बेसिकली, उस अर्निंग के बाद से जो पैसा इकट्ठा हुआ, मतलब 99 में मेरा जॉब लगा, मैंने जैसे ही MSW किया और सन 2000 तक जॉब किया और उसके जॉब करके जो मेरी अर्निंग हुई उससे मैंने अपनी ये भाई का जो नाम था आनंद, उन्हीं के नाम से आनंद सर्विस सोसाइटी स्टार्ट की। और शुरुआती दिन बड़े संघर्ष वाले थे, मतलब बच्चों को सर्वे किया, फिर पूरा इंदौर में जगह जगह बच्चे थे तो उन बच्चों को लाना, क्योंकि मेरे पिताजी बैंक में थे तो उनके पास एक छोटी सी मारुति 800 हुआ करती थी, तो उन्होंने मुझे दे दी कि बेटा ये गाड़ी मैं क्या करूँगा, आप यूज़ करो। तो मैं उस गाड़ी से घर घर जाके मूक बधिर बच्चों को कार में बिठा कर लाता था और हमारा श्रीनगर मेन में ऑफिस हुआ करता था उस समय, तो वहाँ पर ला के उनको पढ़ाता और फिर वापस उनको छोड़ने जाता था। तो सन 2000 में ये संस्था प्रारंभ हुई जिसका नाम आनंद सर्विस सोसाइटी था। और उसी क्रम में फिर जब स्थापना हो गई तो फिर आगे की बातें थी, तो उस पर हम लोगों ने काम करना शुरू किया। कहीं ना कहीं एक बात सही है कि आप अकेला चलो कि थीम पर चले, क्यों कहीं कि प्राचीन भारतीय पद्धति जो रही कि गुरुजन घर घर जाके अपने बच्चों को, अपने प्रिय बच्चों को लेकर आते, उन्हें पढ़ाते और वापस घर छोड़कर आते, कुछ इसी तरह का कॉन्सेप्ट आपके जीवन में भी मुझे सुनने को आज मिल रहा है। और मैं तो अभिभूत हूँ आपके कृतित्व को सुनकर, आपके जन्मदिन के मौके पर। आपके नाम ढेर सारी उपलब्धियाँ हैं, चाहे वो तिरंगा अभियान से जुड़े हुए राष्ट्रगान को सांकेतिक लैंग्वेज की हो, या फिर मूक बधिरों के लिए मध्य प्रदेश का क्या देश का पहला थाना हेल्पलाइन बनाने की बात हो, या फिर देश में जितने भी बड़े मामले हुए उनको सुलझाने की बात हो, ढेर सारे, उनको संक्षिप्त में सुनना चाहेंगे। किस तरह आपको स्पीड से मदद मिलती गई, आप किस तरह से लगातार बड़े लोगों के कॉन्टेक्ट में रखे? वो आज तो ज्ञानेंद्र पुरोहित जी से हर कोई मिलना चाहता है, लेकिन उस ज्ञानेंद्र जो एक युवा ज्ञानेंद्र जो एक बड़ी क्रांतिकारी छवि के साथ में कहीं भी जाकर मूक बधिरों के लिए लड़ते झगड़ते टू द पॉइंट अपनी बात कहते नजर आते थे, किस तरह लगता था, कितना झुंझारूपन था आपके भीतर? हाँ, वो वास्तव में संघर्ष वाले दिन थे, क्योंकि संस्था बना के
बनाने के बाद फिर मेन उद्देश्य यही था कि उनको उनके अधिकार मिले कम समय में, कम ज़्यादा से समय में। ज़्यादा। जी। और पूरे देश भर में जो एक मैंने आकलन किया कि स्थिति बहुत ही ख़राब थी मूक बधिरों को, भारत में पूरा मैंने सर्वे किया था। और 99 में मैंने जब सर्वे किया तो ऑस्ट्रेलिया में जब विश्व मूक बधिर सम्मेलन हुआ, मुझे वहाँ की सरकार और इस वर्ल्ड फेडरेशन जो थी उनके माध्यम से मौका मिल गया जाने का। और वहाँ जाकर जब मैंने देखा तो पूरी दुनिया अलग है और हमारा देश बहुत पीछे है। तो वो वहाँ से एक सब कुछ चीज़ें सीख कर सपना लेकर फिर वापस मैं 99 में वापस आया। और कुछ चीज़ें जो भाई की याद थी कि वो मुझे जब भी 26 जनवरी 15 अगस्त पे जब लोग राष्ट्रगान गाते तो वो बोलते थे कि मुंह से गा रहे हैं, हम इशारों की भाषा में सांकेतिक लैंग्वेज गाना चाहते हैं, सांकेतिक भाषा में। तो मुझे तब लगता था कि ये होना चाहिए, ये मतलब अंदर से दिल से जो आवाज़ है, जैसा आपने कहा था कि दिमाग की वजह दिल से मैंने हमेशा काम किया, या दिल से जो उद्गार आते थे, विचार आते थे। तो मुझे लगा कि वो बार बार ये जब तक मैं प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं करूँगा तब तक भाई मुझे हिलाते रहेंगे कि तुम्हें बैठना नहीं है और मैं तुमको पीछे पकड़े हुए हूँ। तो 97 से ही मैंने इसकी शुरुआत कर दी थी। जब मैं MSW कर रहा था तो मैंने साइन लैंग्वेज में पूरे इंडिया के अंदर जगह जगह लोगों से संपर्क करके मूक बधिर बच्चों से ये पूरा स्क्रिप्ट तैयार की, पूरा सांकेतिक भाषा में उसको तैयार किया। और जब मैं तैयार कर रहा था तो कई लोगों ने आपत्तियां उठाई कि आप राष्ट्रगान का अपमान कर रहे हैं, आपको सज़ा हो सकती है, राष्ट्रगान को सिर्फ सावधान की मुद्रा में गाया जा सकता है, 52 सेकंड में ख़त्म करना है। तब मेरे को लगा कि ये जो 52 सेकंड का जो कंडीशन है वो हम बिल्कुल फुलफ़िल करेंगे, पूरे प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे। और इंदौर में रवि अत्रोलिया जी जो तिरंगा अभियान चला रहे हैं उनसे मैं मिला तो उन्होंने मेरी इस कंसेप्ट को बिल्कुल अप्रिशिएट किया और उन्होंने पूरा जो राष्ट्रगान है उसका पूरा अर्थ जो है वो मुझे समझाया। और वो अर्थ को समझने के बाद मैंने उसको पिरोना शुरू किया। और आपको जानकर खुशी होगी कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदौर आए थे, ये मैं वर्ष 2002 के आसपास की बात रही होगी, हमने उनको ज्ञापन दिया, सायजी होटल में आए थे, रुके थे। तो हमने एक ही निवेदन किया कि भारत में 78 लाख मूक बधिर हैं और मेरे भाई की अंतिम इच्छा थी कि ये सारे लोग इशारों की भाषा में मूक बधिर लोगों राष्ट्रगान को गा सके। तो प्रधानमंत्री तत्कालीन जो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, बहुत ही वो तो विजनरी लीडर थे और इस तरह के काम को तो समझते थे, संवेदनशील हृदय थे, कवि हृदय थे जी, इसलिए कहीं ना कहीं दिल की बात दिल तक पहुंच गई जी और आपका काम और उन्होंने जाते से ही उसको मान्यता दी। और वो मतलब जिसे कहते हैं कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि और मुझे लगता है कि मैंने लोग कहते हैं कि किसी की डेथ पर आप समाधि पे फूल चढ़ाएं, तो मैं कर्म रूपी जो फूल हैं, बिल्कुल सही है। मतलब जब प्रधानमंत्री जी ने उसको परमिशन दे दी, भारत सरकार के सामाजिक न्याय विभाग ने दे दी, तो मुझे मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए और मुझे ऐसा लगा मैंने सच्ची श्रद्धांजलि भाई को दे दी। और कहा भी यही जाता है कि किसी के गुणों को, किसी के विचारों को आत्मसात यदि कर लिया तो सच्ची श्रद्धांजलि तो वही होती है, ना कि पुष्पांजलि जी जी दी जाने वाली। वो तो एक सूखने वाली बात है, खुशबू उड़ने वाली बात है। सच्ची श्रद्धांजलि तो यही हो सकती है कि उनके सोचे विचारों को आप आत्मसात करें और उसी मार्ग पर आगे बढ़ते रहे। इसी के साथ साथ आपने न्याय, मूक बधिरों को न्याय, खास तौर से क्योंकि काफ़ी मूक बधिरों के साथ में इस देश के भीतर भी बहुत अन्याय हुआ है, बहुत उनके साथ अपराध हुआ है, उनके लिए आपने काफ़ी बड़ी लड़ाई लड़ी और उसमें भी आप सार्थकता पा गए, आपको विजय श्री हासिल हुई। क्या थी वो लड़ाई, किस तरह थाना हेल्पलाइन, आज देश में कितने मूक बधिरों को न्याय मिल चुका है, उनकी बात सुनी गई, उनकी शिकायत सुनी गई और जो अपराध करने वाले थे उनके साथ जो अपराध को वो करने वाले थे उन लोगों को किस तरह से उन्हें जेलों तक भेजा गया। जो मैंने आकलन और सर्वे किया था पूरे देश भर में, तो मैंने देखा था कि कोई भी पुलिस स्टेशन मूक बधिर फ्रेंडली नहीं है। बिल्कुल। और जब मूक बधिरों के साथ अधिकतर जो महिलाएं देहाती हैं उनके साथ रेप की घटनाएं बहुत होती हैं, तो उनकी बात समझने के लिए हमारे हिंदुस्तान की पुलिस के पास कोई मैकेनिज़्म नहीं था। तो जब इंदौर में ही राष्ट्रीय स्तर की एक पुलिस सुधार की कार्यशाला थी, वो हो रही थी सायजी होटल में, बात ये वर्ष 2001 की है।
तो वहाँ पर मैं गया और स्वराजपुरी साहब थे उस समय एडीजी थे, और बड़े बड़े डीजीपी सुभाष चंद्र त्रिपाठी साहब हुआ करते थे उस समय, और कोशी साहब जो है पुलिस ब्यूरो पीवीआरडी पुलिस ब्यूरो रिसर्च डेवलपमेंट के डायरेक्टर थे। वो हरियाणा दिल्ली में थे, वहाँ से आए हुए थे, हैदराबाद पुलिस एकेडमी से आए थे। तो जब ये कार्यशाला चल रही थी तो मैंने 2 मिनट का समय मांगा कि सर इतनी बड़ी राष्ट्रीय स्तर पर पुलिस सुधार की बात हो रही है, क्या हमारे हिंदुस्तान के पुलिस के पास मूक बधिरों की कंप्लेंट अटेंड करने की कोई मैकेनिज्म है? तो मुझे अनुमति मिली। जैसे ही मैंने बात कही तो वहाँ एकदम सन्नाटा सा छा गया, क्योंकि सारे लोग निरुत्तर थे। पूरे हिंदुस्तान के पुलिस के जो आला मुखिया जो डीजीपी स्तर के अधिकारी थे, उन्होंने कुछ सन्नाटा सा छाया। फिर उन्होंने कहा कि समस्या तो आपने बताई, सॉल्यूशन क्या है? तो मैंने कहा पुलिस ट्रेनिंग, पुलिस की जो हमारे आरक्षक हैं या जो ऑफिसर्स उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए मूक बधिर भाषा की, और प्लस इनके लिए कुछ हेल्पलाइन खुलने चाहिए। तो वो वर्ष 2001 की बात थी, और वर्ष 2002 में हम देश का पहला मूक बधिर फ्रेंडली थाना इंदौर में खुलवाने में सफल हुए। और उस समय तत्कालीन जो पुलिस महानिदेशक थे एएन सिंह साहब और फिर जुगरान साहब, और सबसे ज़्यादा क्रेडिट मैं देना चाहूँगा कि जो हमारे उस समय इंदौर रेंज के जो आईजी साहब थे वीरेंद्र मोहन कंवर साहब, और इंदौर के जो एसपी थे भारत भूषण सिंह ठाकुर साहब, और अंशुमान सिंह यादव साहब। अंशुमान सिंह यादव साहब जब वो चिट्ठी हमारे डीजीपी साहब से आई तो उन्होंने पढ़ा, तो उनको थोड़ा सा आश्चर्य भी हुआ। मेरे को बुलाया, फिर वो देखने आए, बात की। तो वो विजनरी व्यक्ति हैं अंशुमान सिंह यादव साहब। तो तत्काल उन्होंने हामी भरी, और वो हामी भरने के बाद थोड़ा सा पुलिस विभाग के बारे में लोगों की क्या ओपिनियन बनेगी। तो मैंने यही बताया कि साहब इससे और बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम देश में पहली बार ऐसा होगा कि पुलिस थाना फ्रेंडली बनेगा मूक बधिरों के। और 7 सितंबर 2002 को डीसी जुगरान साहब ने इसका शुभारंभ किया। और आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि वो 7 सितंबर 2002 के बाद से जो हेल्पलाइन शुरू हुई, आज तक करीब 2600 मामले हम लोगों ने अटेंड किए पूरे देश भर के। और पूरे देश की न्यायिक जो व्यवस्था है और जो पुलिस व्यवस्था है, उसको हम लोगों ने यहाँ से बैठ के गाइड किया है कि कैसे मूक बधिरों की एफआईआर आपको दर्ज करानी चाहिए, कोर्ट के अंदर बयान कैसे होते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो अपराधी जो इस बात से बच जाते थे कि मूक बधिर है, बोल नहीं पाएगा, उसके साथ कुछ भी अपराध कर दो, आज वो कई उसके कारण जेल के पीछे हैं। और ये न्याय जो मिला है, और उसके लिए हम मध्य प्रदेश पुलिस, इंदौर पुलिस, इसके लिए हम विशेष धन्यवाद देते हैं कि इनके कारण से आज मतलब ये आवाज़ बन गई पुलिस जो मूक बधिरों की। बिल्कुल ज्ञानेंद्र जी, आपने जो कहा कि जिन लोगों ने कार्य को आगे बढ़ाया है वो धन्यवाद के पात्र है, लेकिन कहीं ना कहीं शुरुआत आपने की है। आपके विचारों से ऐसा लगता है कि आज भी विवेकानंद जी के विचारों वाले व्यक्तित्व हमारे समाज में है, आपके रूप में, जो एक विचार देते हैं, बड़ी संगोष्ठियों में अपनी बात रखते हैं और सन्नाटा छा जाता है। जब इस वाक्य का आप को बोल रहे थे उस समय मुझे भी कुछ एनर्जी अंदर से महसूस हुई कि मुझे विवेकानंद जी की याद है कि जिस तरह से उन्होंने विदेश की धरती पर अपनी एक बात कही थी और उसके बाद सन्नाटा छा गया था, उसी तरह आपने कुछ कहा और आज एक मैकेनिज़्म समाज के सामने है। उन लोगों के लिए न्याय मिल पा रहा है जो वाकई बोल भी नहीं पाते और सुन भी नहीं पाते। एक आपके द्वारा सर्व शिक्षा अभियान विद्यादान के रूप में मूक बधिरों के लिए सामान्य बच्चों के साथ बैठकर उनका पढ़ना, ये भी एक चुनौतीपूर्ण कार्य था, जिससे आपने सार्थक कर दिखाया कि वाकई डीफ एंड डम बच्चे जो है सामान्य जनरल बच्चों के साथ पढ़ सकते, पढ़ ही नहीं सकते, टॉप भी कर सकते। ये कैसे सपने को आपने साकार कर लिया? देखिए, जब 99 में ऑस्ट्रेलिया गया था तो वहाँ देखा था कि वहाँ सामान्य बच्चों के साथ मूक बधिर बच्चे पढ़ते हैं। कैड्रॉन स्कूल है पर्थ में, माफ़ी कीजिए क्वींसलैंड में। तो मैंने वो देखा तो मुझे तब से सपना था कि भारत में भी हमको ये व्यवस्था लॉन्च करवानी है। तो इंदौर आया तो फिर मैंने कई स्कूलों में संपर्क किया, लेकिन वो नहीं हो पा रहा था क्योंकि सामान्य स्कूल के जो प्राचार्य थे वो तैयार नहीं थे। फिर मैंने तत्काल में जैसे ही नई सरकार बनी तो कैलाश विजयवर्गीय जी हमारे आदरणीय वो मंत्री बने, और मैं उनके पास सीधा ऑफ़र लेकर गया कि जन भागीदारी से आपने सड़कें बनाई, अब मूक बधिर बच्चों के लिए भी कुछ आपका सहयोग चाहिए। तो उन्होंने तत्कालीन इंदौर कलेक्टर थे राजेश राजौरा साहब, उनको फ़ोन लगाया।
फिर मैं और कहा कि इस काम को करना है, कैसे करेंगे आप देखिए। हमने कलेक्टर साहब से संपर्क किया, डीओ जो थे उस समय बीके शर्मा साहब थे, जॉइंट डायरेक्टर रैंक के ऑफिसर थे, और कनक दलाल साहब गवर्नमेंट स्कूल विजयनगर के प्राचार्य थे। थोड़ा सा वो असहज थे, लेकिन जैसे तैसे हमने कन्विंस किया कि साहब ये होगा तो देश में पहली बार होगा। बिल्कुल सही कहा, नवाचार होगा, नवाचार होगा, कहीं ना कहीं आपको भी पुण्य मिलेगा अच्छा कार्य करने के लिए। जी जी। और ये बात भी आ रही थी कि ये इंदौरी क्यों चुन रहे हो आप। बिल्कुल, ये चीज़ें ऐसी भी कहीं उठ रही थी कि ये सब अमेरिका ऑस्ट्रेलिया में ही संभव है, भारत में संभव नहीं है। मैंने कहा संभव होगा। बिल्कुल। और जब एडमिशन हो गया, एडमिशन के बाद मुझे आज भी याद है उस बच्चे का नाम सचेंद्र रघुवंशी, और 9th क्लास में एडमिशन हुआ था गवर्नमेंट स्कूल विजयनगर में। और मूक बधिर बच्चा जो सचेंद्र रघुवंशी था उसने नॉर्मल बच्चों में टॉप किया था क्लास में, और उसने सब लोगों का जो विज़न, जो डर था, भय था, वो सब निकल गया। और उसके बाद से तो जो एक सिलसिला शुरू हुआ, इंदौरी नहीं पूरे प्रदेश में अभी हम 15,000 से ज़्यादा आपको बता सकते हैं कि मूक बधिर बच्चे सामान्य बच्चों के साथ पढ़ रहे हैं। और खुशी की बात यह है कि उस समय तत्कालीन कमिश्नर थे MM उपाध्याय साहब, जो पहले इंदौर कलेक्टर भी रहे। उन्होंने सारे कलेक्टर्स को पत्र लिखा कि आनंद सर्विस सोसाइटी के पुरोहित जी के द्वारा ये जो प्रयोग किया गया है वो प्रयोग बहुत अच्छा है, और आप अपने ज़िलों में मतलब इसको लागू करें। और तब से हमको और सपोर्ट मिल गया। आज हम इन सारे बच्चों को सर्व शिक्षा अभियान के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा दिलवा रहे हैं। बिल्कुल, आपका कृतित्व सभी को अभिभूत कर रहा होगा। आपके जन्मदिन के मौके पर जब हम आपसे चर्चा कर रहे हैं तो हमें भी लग रहा है कि मनुष्य जीवन लिया है तो इसी तरह के सार्थक कार्य, सकारात्मक कार्य और समाज को के उत्थान के कार्य करते रहना चाहिए। लेकिन जन्मदिन के एक दिन पहले वो गीता जो पाकिस्तान से लाई गई थी, जो हमारी जो विदेश मंत्री रही है सुषमा स्वराज जी से काफ़ी आपने द्वंद्व के साथ में उन्हें इंडिया लाने का काम किया था, उनसे आपने लगातार कोऑर्डिनेशन किया था, हर स्तर पे कोऑर्डिनेशन किया था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया, भारत सरकार से किया, प्रदेश की सरकार से किया, और यहाँ लोकल भी काफ़ी द्वंद्व देखा। अब चूँकि गीता आपके पास है, वो आपकी मर्जी से वापस आपके संस्थान को ज्वाइन कर चुकी है, अब गीता के माता पिता मिले, वापस एक नई चुनौती आपके सामने। आपको अभी तक आपको हर बार जीत हासिल हुई है आपके कार्यों को देखते हुए, कहीं ना कहीं पिता का आशीर्वाद कहे, भाई के सपने कहे, आपको ऐसा लगता है कितने दिनों में गीता अपने माता पिता तक पहुंच पाएगी? देखिए, ये जो गीता वाला विषय है इसमें काफ़ी चर्चित है। बिल्कुल। बट गीता जैसे हम लोग 70 से 80 मूक बधिर लड़के लड़की जो गुमे हुए मिले उनको हम ऑलरेडी पहुंचा चुके हैं। जी। शायद यही कारण था कि माननीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी ने हमारी सेवाएं लेना चाही थी, और हम तब से लगातार सेवाएं दूर से कभी पास से देते रहें। और ईश्वर को हम धन्यवाद देते हैं कि अब गीता हमारे साथ में है। तो हमारे हाथ में सर प्रयास करना है। बिल्कुल सही बात है। और अभी तक हम कभी असफल नहीं हुए हैं, हालांकि थोड़ा सा विलम्ब है, क्योंकि जब वो लेटेस्ट में काम होता तो 2015 में तो और फास्ट काम होता, अनुकूलता थी। और मेरी वाइफ मोनिका जी हैं, वो लगातार मेरे साथ हर जीवन के पहलू में लगी हुई हैं। तो वो और हम लोग मिलके लगातार जब से 20 जुलाई को हमारे पास आई है, और हमने आते से ही बिहार के कमिश्नर जो डॉक्टर शिवाजी कुमार हैं उनसे बात की है। तो हम लग गए हैं पीछे, और वो पूरे बिहार का भी कुछ इंडिकेशन है, तो वहाँ से हम लोग पत्राचार कर रहे हैं। फिर लगातार हम नेट पे और लोगों से पहले उस गीता को हम बिल्कुल नॉर्मल लाइफ में ला रहे हैं, क्योंकि अभी थोड़ा सा वो 5 साल हो गए लगभग उसको, माता पिता के अभी कुछ सुराग नहीं लगा, तो उसको हम नॉर्मल सी मिला रहे हैं, लोगों से मुखातिब करा रहे हैं। और आशा है कि हम बहुत जल्द सफलता पाएंगे, ईश्वर की इच्छा है बाकी। और गीता जैसे ही और भी हमारे पास गीता जैसे ही बिल्कुल केसेस अभी हैं, और उसके लिए हम पुलिस विभाग को विशेष हमेशा धन्यवाद देना चाहेंगे कि पुलिस विभाग और ख़ासतौर पे इंदौर पुलिस हमेशा इंदौर पुलिस को तो हम ये कह सकते हैं कि बजरंगी भाईजान का काम करती है। बिल्कुल सही। और हमारा जो मीडिया है, मीडिया को भी हम बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि मीडिया ने हमेशा इस मामले को वाइब्रेंट रखा, और वही कारण है कि आज गीता है, और गीता जैसे कई लोगों की हेल्प हो रही है, समाज के लोग करते हैं। हमारे साथ रोटरी क्लब वाले जुड़े हैं, और कई लोग जुड़े हैं जो लोग इस पूरे मिशन में हमारा सहयोग कर रहे हैं।
और ये मुझे लगता है कि हम बिल्कुल इसमें सफल होंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। श्रीमद् भगवद गीता और गीता का चिंतन भी यही कहता है कि आपने जो एक अपने हाथ में वेपन रखा है वह है प्रयास का। जी। भगवान श्री कृष्ण भी यही कहते हैं कि मेरे पास एक शक्ति, वो शक्ति है प्रयास, जो आप कर रहे हैं। आपके पास एक और संपत्ति है, धन है, जो आध्यात्मिक रूप से कहा जाता है कि अगर सुख चाहिए मनुष्य को तो वो कौन कौन से सुख होते हैं। उसमें से एक सुख है विचारवान पत्नी का होना, जो मोनिका जी के रूप में आपके पास है। किस तरह से आपने उनकी लाइफ को भी अपनी लाइफ जैसा मोल्ड किया, आपके जन्मदिन के मौके पे बता सकते हैं? जी, बेसिकली मोनिका तो उनका नाम है, बाकी जब जन्म पत्री देखते हैं तो उनका नाम दुर्गा है। ओके। तो वो जो एक पावर है मोनिका जी के पास, वो पावर वास्तव में बहुत अच्छा है। और जब हम देखते हैं कि जब पापी लोग ज़्यादा आ जाते हैं तो दुर्गा माँ ही उनका वो करती हैं। तो हमारी मोनिका जी ऐसी हैं जो हमेशा शक्ति देती हैं मेरे को, और लोगों को जहाँ भी अन्याय होता है वहाँ हमेशा खड़ी होती हैं। तो मोनिका जी का तो ये है कि विदाउट मोनिका मतलब हम सोच नहीं सकते। जब से, क्योंकि हमारा विवाह वर्ष 2001 में हुआ था, और मैं एक वाक़या ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि उस समय 2001 में जब हमारा विवाह हुआ तो एवी रोड पर जो है शादी हुई, तो कम से कम 1000 मूक बधिर पूरे देश भर से आए थे मेरे मतलब बारात में, और डांस कर रहे थे। तो एवी रोड पे मतलब थोड़ा सा वायलेशन तो हुआ था, और वहाँ पे पाबंदी लगी थी कि आप एवी रोड पे आप वो बारात नहीं निकाल सकते। और सारे मूक बधिर नाच रहे थे, और वो पीछे से गाड़ी आ रही थी, हॉर्न बजा रहे थे, तो कोई सुनाई नहीं दे रहा था। तो बोले कि यार ये क्या है, ये सुनाई नहीं दे रहा। बोले साहब वो मूक बधिर हैं। तो वो एक था, और फिर मुझे डर भी लगा। तो पता चला कि एक सीनियर मोस्ट जज थे, उनका भांजा था, वो मेरी शादी में आया था। तो मैंने डरते हुए, उनका फ़ोन आया कि मेरा भांजा मूक बधिर है, वो आपकी शादी में आया है। तो मैंने कहा सर मेरी बारात निकल रही है ये मैं, तो मेरे को डर है कि ये पाबंदी लगी है। बोले आप तो करिए, लेकिन थोड़ा कानून का पालन करते हुए। तो ईश्वर सदैव, और कई लोगों की ये सर उद्गार थे कि वास्तव में जैसे शंकर भगवान की मैरिज हुई थी, बिल्कुल वैसा ही हमारी मैरिज हुई, और ऐसे सारे लोग दृष्टिहीन मूक बधिर सब मेरी शादी में शामिल हुए। और खुशी देने में ही सब कुछ मिलता है। और कहीं भी किसी भी लेवल पे जब ये लोग फंसे होते हैं और हमको संपर्क करते हैं, जैसे गीता ने हमको संपर्क किया, और गीता बहुत दुखी थी। हम लोगों से सब दुख नहीं देखा जाता। चाहे वो राजस्थान में एक मूक बधिर बच्ची आत्महत्या कर रही थी, आत्महत्या करने के पहले उसने वीडियो कॉल किया, और 24 घंटे हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन चला, उसको हमने रेस्क्यू कर लिया पुलिस के माध्यम से, और मीडिया खासतौर पे उन्होंने सहयोग किया। तो जो भी काम देश भर में मूक बधिर बच्चों के लिए होता है, हम लोग सदैव तैयार हैं। एक जो लास्ट उपलब्धि मैं बताना भूल गया कि हमारा मध्य प्रदेश राज्य भारत में एकमात्र राज्य है जो कि मूक बधिरों को संविदा शाला शिक्षक में आरक्षण देता है। और उसके लिए बहुत कम लोग जानते हैं कि मैं जब 2005 में मैंने खुद बच्चों को पढ़ाया, बच्चे सिलेक्ट हो गए। उसके बाद जब सिलेक्शन हो गया मूक बधिर बच्चों का, तो शिक्षा विभाग ने रोक दिया कि मूक बधिर सरकारी स्कूल में मास्टर नहीं बन सकता। तो आरक्षण तो विकलांगों का मिलता है। तब मेरी लड़ाई शुरू हुई। एक सीनियर वकील थे, उनके पास गया, उन्होंने नोटिस कराया और फाइल फेंक दी उठाकर। मेरे को बड़ा दुख हुआ। मैं LLB लॉ कॉलेज गया, वर्ष 2007 की बात है सर। लॉ कॉलेज में गया, मैंने कहा कि क्या मैं लॉ कर सकता हूँ? बिल्कुल कर, मतलब उस समय डेट निकली हुई थी। मैंने लॉ किया वर्ष 2010 में। मैंने खुद 2011 में हाई कोर्ट में वो फाइल वापस उठाई और जाके केस लड़ा। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पीयूष माथुर साहब का, जो मेरे साथ खड़े हुए, आशीष चौबे जी का, जो मेरे साथ, उन्होंने जब ये सुना मेरी स्टोरी को तो बड़े व्याकुल हुए। और देश में पहली बार ऐसा जजमेंट आया कि संविदा शाला शिक्षक के पद पे मूक बधिरों का आरक्षण दिया जाए। और मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य बना, और आज वो मूक बधिर बच्चे वो बन गए। तो लॉ करने का ये फ़ायदा हो गया कि मैं उनकी आवाज़ बना, लड़ा, और अब कई लोग मेरे साथ शामिल हो गए। तो अब ऐसा लगता है लड़ाई उतनी कठिन नहीं है जो शुरुआती दिनों में संघर्ष हुआ करता था। बिल्कुल सही कहा आपने। और जिस तरह से आपने पूरा की पूरा वृत्तांत सुनाया है, केवल महज 2 दशक का कार्यकाल का है। समझिए कि आपकी उम्र केवल 45 वर्ष है, आप 46वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, और 20 साल केवल समाज के लिए काम करते करते आप इतना काम कर गए कि शायद
कोई बड़ी से बड़ी संस्था या कोई शासन या कोई प्रशासन ही कर पाता हो, क्योंकि आपके पास बिंदु ऐसे थे, विषय ऐसे थे जो कि पिछले 70 सालों तक कहे या 50 सालों तक कहे, उन पर किसी तरह का कोई डिसीजन नहीं हो पाया, किसी तरह का कोई न्याय नहीं हो पाया। लेकिन आपने 20 वर्ष की अपनी सक्रियता, अपनी सकारात्मक सक्रियता, निस्वार्थ भाव से किए कामों से मूक बधिरों को उनके सारे अधिकार दिलवा दिए। कहीं ना कहीं आज हमारे साथ हैं, जन्मदिन मना रहे हैं, बेहद खुशी हमको हो रही है क्योंकि आप हमारे साथ चर्चा कर रहे हैं। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी तरह आप दीर्घायु रहे, आगे बढ़ते रहे, हमारे समाज के अभिन्न अंग मूक बधिरों के लिए, भाई बहनों के लिए इसी तरह कार्यरत रहे। धन्यवाद।